अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज दिनांक 13 मई दिन गुरुवार को सामाजिक विज्ञान के उपविषय इतिहास में हम अपने अगले अध्याय को पढ़ रहे थे जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। आज हम बात करेंगे कि क्योंकि आप पिछली कक्षा से समझ पाए थे कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हमारे देश में हो चुकी थी। इस आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं काम कर रही थीं। उन धाराओं को आज हम देखेंगे। धाराओं से मतलब विचारधाराएं काम कर रही थीं। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। ये तो पॉइंट आपको याद रखना ही है कि कब से शुरू हुआ, 1921 से। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं शहरों में आंदोलन की। तो आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। ये पिकेटिंग क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे आगे, नए शब्द के रूप में हम इसको जानेंगे। की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 से 1922 के बीच। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाटकीय शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है, तो क्योंकि कपड़ों का उत्पादन हो गया, उनको हम जला रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं श्रम और वस्तु का पूरी तरह से अपव्यय करना था। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई थी। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से ही मना कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़ों का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संसाधन के साथ साथ जो उनके जो संस्थान थे उनका भी बहिष्कार करने से समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संसाधन और जो संस्था थी उनकी स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी रही, जिसका परिणाम यह निकला कि विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा से अपनी सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। तो ये तो रहा कि क्यों शहरों में आंदोलन धीमा पड़ा, क्योंकि आपने देखा कि उसको जब हम अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार कर रहे थे तो उसका रिप्लेस जिस चीज़ से कर रहे थे वो चीज़ इतनी महंगी थी कि गरीब व्यक्ति खरीद नहीं पा रहा था। और ब्रिटिश संस्थानों की जगह भारतीय संस्थानों को तैयार करने में भी काफ़ी समय लगा। लोग उतने समय तक इंतज़ार नहीं कर पाए, फिर उन्हें अपने काम पर आना ही पड़ा। अब देख लेते हैं ग्रामीण इलाके में विद्रोह की क्या स्थिति रही। शहर से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र, ये आपको नाम याद रखना है। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। आज हम इस गिरमिटिया मजदूर के बारे में भी जानेंगे, ये क्या होते हैं, ध्यान रखेंगे। फिजी जो एक अलग देश है, वहाँ पर वो एज ए गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। उनका अनुभव काफ़ी ज़्यादा था इस मामले में। उनका आंदोलन तालुकोदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसान से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी।
पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थीं। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकादारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर तो स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों ना तो मवेशियों को चरा सकते थे, ना ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने क्लास 9th में ऐसी ही तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हम वन और उसके उपनिवेशवाद को पढ़ रहे थे। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। बेगार शब्द का मतलब आप समझिएगा। बेगार का क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति काम करे और उस काम का उसे मेहनताना ना दिया जाए, दैट इज़ द बेगार। उनका नेतृत्व करने वाले अलूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये दक्षिण भारत से जुड़े थे। तो ये अलूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। आगे चलकर 1924 में यही जिनका नाम हम अभी पढ़ रहे थे, अलूरी सीताराम राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। तो ये स्थिति रही गांव में। गांव के लोगों को लगता था, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लगता था कि स्वराज का मतलब है कि हमें लगान नहीं देना पड़ेगा और हमें हमारी ज़मीन और जिस ज़मीन पर अभी जमींदारों का हक है वो हमें मिल जाएगी। अब देखते हैं बागानों में स्वराज का क्या मायने थे। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहें आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। आगे चलकर 1859 के इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत, ये आपको याद रखना होगा, 1859 के इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त
बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाज़त उन्हें बिरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसीलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई हुई। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए यह एक ऐसे युग का घोतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी तो वे अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन के साथ जोड़कर देखते थे तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। कहने का मतलब उसका स्तर बढ़ जाता था। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो अलग से मैंने यहाँ कोटेड करी हैं, इनको आप कॉपी पर नोट भी करेंगे। सिर्फ इन्हीं को जिनको मैं अभी आपको बताऊंगी कि हाँ इस एक तो ये वाला पार्ट आपको कॉपी पर नोट करना है और इसके बाद इस वाले पार्ट को भी आप नोट करेंगे। इस पूरे पार्ट को आपको नोट करना है। चलिए आइए देखते हैं। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारदोली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति भी प्राप्त हुई और यहीं पर ही बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि से भी नवाजा था। अगला शब्द है नए शब्द में बेगार। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि हम किसी से काम कराएं और उस काम का मेहनताना उसे ना दे तो उसे बेगार की कैटेगरी में रखते हैं। बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना। गिरमिटिया मजदूर देखिएगा, ये दोनों पॉइंट आपको कॉपी पर नोट भी करने हैं। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ये पूरा कंटेंट आपको नोट करना है। गिरमिटिया मजदूर औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना दिया है, गुआना भी है कहीं कहीं, गुआना, वेस्ट इंडीज़ आदि स्थानों पर ले जाया जाता था जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट यानी कि अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अंग्रेजी में इसे इंडेंचर्ड लेबर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, ये एक तस्वीर आपको चोरी चोरा कांड की दिखाई गई है जो 1922 में हुआ था। तो गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बाजार में गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। चौरी चौरा ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक जिले में एक स्थान है और 6 फरवरी 1922 को ये घटना होती है जिससे आहत होते हुए गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं।